नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है हमारे हमारे और आपके समाज के बीच का। जी, हम अपने चैनल में अपने वीडियो में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। कुछ ऐसे चेहरे के बारे में चर्चा करूंगा जो बैक से यानी पीछे से जो है बड़े बड़े नेताओं को सपोर्ट करते हैं और बाद में खुद भी बड़े नेता बन जाते हैं। बाद में वो भी खुद बड़े नेता तो इसी विषय में, इसी क्रम में जो है आज मैं ठाणे से एक ऐसे नेता के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा जो उत्तर भारतीयों के नेता है और पहले भाजपा से थे, अब शिवसेना जुड़े हुए हैं। जी हाँ, शिंदे गुट से। जी हाँ, वो है संजय पांडे जी। संजय पांडे जी हालांकि थाने में नगर सेवक थे, आज भी हैं। इस समय जो है चुनाव नहीं हुआ तो भी हम उनको जो है एक्स नगर सेवक बोल सकते हैं। 2014 में जब शिवसेना और भाजपा जब अलग अलग चुनाव लड़ी, तब भाजपा के पास इतने कैंडिडेट नहीं थे कि जो है हर जगह से अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा कर सके। तो उसी क्रम में जो संजय पांडे उसमें नगर सेवक थे, वो जो है ओला माजीवाड़ा सीट से जो है भाजपा के टिकट उनको दी गई और उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया। हालांकि वो जो है कुछ ही वोट से जो है वो पीछे रह गए और वो जो है चुनाव हार गए। उसके बाद हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा का, लेकिन नगर सेवक चुनाव में लगातार बने रहे और लोगों की समस्याएं, लोगों की सेवा लगातार करते आ रहे हैं। उनके जो बेटे हैं नील संजय पांडे, वो भी आजकल जो है हर स्टेज पे, हर कार्यक्रम में जो है वो नजर आते हैं और अच्छे खासे नजर आते हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो है नील संजय पांडे को जो है आगे जो है उनको ही अब प्रोमोट होके आगे आना है। इसी थोड़ा सा चर्चा करें हमारे सहयोगी थत्ते जी से भी। ये थत्ते जी क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सर, आप भी देख रहे हैं थाना के, मेरे ख्याल से सभी लीडरों को आप जानते ही हैं, करीब से जानते हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे सर? संजय पांडे, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि थाना में जी कोई एक उत्तर भारतीय नेता ऐसा होना चाहिए कि यहाँ सर 26% लोग उत्तर भारतीय है ना, 26%। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको एक ऐसा कोई तगड़ा लीडर होना चाहिए कि जो उनके जो इंटरेस्ट है उसकी केयर करे और उनका प्रतिनिधित्व करे और यहाँ की जो स्थानिक प्रशासन है उसके ऊपर दबाव लाए कि भाई उत्तर भारतीयों के करके, मतलब नागरिक करके तो समस्या होती ही है, पर उत्तर भारतीय करके कुछ और समस्या होती है। ज़्यादा करके सर फेरी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उसमें उत्तर भारतीयों की संख्या है, कामगार है, कर्मचारी हैं, अलग अलग कारखानों में जो काम करते वो है, और उनकी भी स्थानिक यूनियन है। मगर उत्तर भारतीयों का सर योगदान बहुत सारा है। मैं जानता हूँ, मेरे जितने भी कारखानदार मित्र है, उद्योगपति मित्र है, बिल्डर मित्र है, व्यापारी मित्र है, उन सबके पास मैं देखता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ अरे मराठी लड़के को चांस दो, वो बोलता है हम देते हैं, आप भेज दो। मगर वो यहाँ काम नहीं करेगा। वो जो उसके लिए मेहनत करने की तैयारी लगती है, मराठी आदमी को रिक्शा लेके दे दो। मैंने एक आदमी को मदद की और उसको बोला कि चलो थोड़ा कम पड़ रहा है पैसा, मैं देता हूँ, तुम रिक्शा ले लो, ऑटो रिक्शा ले लो। तो उसने, वो उस समय मिलती थी ऑटो रिक्शा परमिट वगैरह, तो उसने रिक्शा ले ली। थोड़े दिन के बाद मैं देखा तो बीड़ी फूकते हुए नीचे ही बैठा था। मैंने बोला क्या हो गया, रिक्शा नहीं चल रही है क्या आपकी? बोला नहीं चल रही है ना। तो मैं बोला तुम इधर क्यों बैठे हो फिर, अभी ये तो टाइम है धंधे का। बोला नहीं, मैंने चलाने को दे दी। एक दुबे करके उत्तर भारतीय है, वो बोला मैं चलाता हूँ, शाम को सुबह दुबे और शाम को और चौबे, ऐसे दोनों को दे दी और वो चलाते हैं और बैठे बैठे मुझे पैसा मिलता है भाड़ा। मैं बोला इसके लिए मैंने दी नहीं थी तुमको, तुम खुद चलाओगे इसके लिए दी थी। अभी ऐसा है कि सर ये दुख की बात है, हमने एक फैक्ट्री निकाली और फैक्ट्री सर कर्जा लेके निकाली। मतलब हमने कुछ उस समय 50 लाख का कर्जा लिया सर। मेरे जैसे मध्यम वर्गीयों को 50 लाख का कर्जा बहुत भारी होता है। उस समय जब की बात बता रहे हैं, घर बार 50 लाख, अब तो 50 करोड़ हो गया उसका वैल्यू सर। सब घर बार बेच के गहने डाल के हमने ली थी और हमारा कटाक्ष था कि हम सिर्फ मराठी लड़कों को ही लेंगे। बहुत सारे लड़के आए फैक्ट्री के, इसके ये देख के उभरते हुए ही लोग आने शुरू हो गए कि भाई आपके यहाँ कोई कामगार लगने वाले क्या है, ये है क्या, वो फार्मास्यूटिकल ये थी। तो हमने बोला नहीं, हम सिर्फ मराठी। वो उत्तर भारतीय आता तो हम उद्धता से उसको बोलते थे, नहीं हमको मराठी चाहिए, ऐसा बोलते थे। सब मराठी ले लिए, सब मिलके 36 से 40 लोग ले लिए। 1 महीना काम हुआ, 2 महीना काम हुआ सर। काम में हमको दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसका जो प्रोपोर्शन संभाल के वो करना पड़ता है। मेडिसिन था ना हमारा, तो उसमें एक कण भी इधर का उधर हुआ तो हम मुसीबत में आ सकते हैं। एफडी का नियंत्रण रहता है।
और दांडी मारना चालू हो गया 1 महीने के बाद। पहला पगार लेने के बाद ये आज नहीं आया, वो नहीं आया, ये 10 नहीं आए, परसों ये 15 नहीं आए। फिर हमने उनको बोलना शुरू कर दिया, भाई नौकरी है तुम्हारी, तुमको आना चाहिए काम पे। वो बोले नहीं, हम वो इनके रिश्ते में हैं, हम भूमिपुत्र हैं, हम। वो दादा लोगों के फ़ोन आने लगे कि भाई वो हमारा आदमी संभाल लो, उसको पगार दे दो। आपने उसका पगार काटा है 15 दिन का। मैं बोला वो आया नहीं है 15 दिन, तो काटेंगे नहीं? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उनको पूरा पगार देना होगा आपको। फिर ऐसा होने लगा कि वो जो मेरे मराठी खास बांधव थे, उनके काम नहीं करने से मेरे को, क्या होता है ना, दुकान अपने कारखाने के बाहर ना सुबह लाइन लगती है लोगों की प्रोडक्शन की, वो लेने के लिए। वो बदली कामगार बोलते हैं उनको कि भाई कई काम है तो हम आते हैं, अच्छा। काम है तो आते हैं। ऐसे आते हैं सब कारखाने, बड़े कारखाने के ऊपर भी पहले होता था, अभी जरा कम हो गया। तो हम बोलते थे फिर चलो किसको आना है किसको आना है। तो सर वो उत्तर भारतीय सब, वो सुबह से लाइन लगा के 8 बजे से खड़े होते थे वहाँ पे, और हम उनको 11 बजे 10 बजे एक बार कंफर्म हो गया कि हमारा आदमी नहीं आ रहा है तो काम तो चालू रहना चाहिए, तो उनको लेते थे। सर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि ये सब लोग नेता लोगों के फ़ोन करके हमको बोल रहे थे कि काम पे आने की जरूरत नहीं, आपने दूसरे रख लिए। मैंने बोला रखे नहीं है, वो टेम्पररी आते हैं, आप तुम नहीं आ रहे, तुम नहीं आ रहे, उनको ले रहे। वो बोले उनको पगार दो, हमको हमारा पगार दो। तो मैंने उनको नोटिस भेजना वकील से, सो तुरंत यूनियन का झंडा लगा दिया। तो यूनियन जिसकी थी वो मेरा दोस्त था, लीडर। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं बोला अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से ये चला रहे हैं और तुम्हारे ही मराठी आदमी मैंने भरे हैं, मराठी करके, तो तुमको यूनियन बना के तुरंत मेमोरेंडम और ये वो कैसे कर रहे हो? तो वो बोला क्या, मेरी भी मजबूरी है, ये वोटर है मेरे तो मुझे ये देना ही है, आप निकाल दो उनको। मैं बोला ऐसा नहीं होगा ना, तुम्हारी यूनियन है तो मारपीट होगी। और ऐसा ही होगा, हमारा जो HR था उसको मारा उन्होंने, दे रहे नहीं करके। हाँ, तो मेरे कारखाने बंद कर दिए। मैं बोला तुम कायदा नहीं पाते तो मेरे को भी कायदा नहीं चाहिए। मैंने कारखाना बंद कर दिया सर, और फिर शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह गए, क्योंकि वहाँ पे वो धब्बा लग गया था। दूसरी जगह गए और सर 100% उत्तर भारतीय आ गए। मेरे अब तक 5 ड्राइवर हुए हैं सर, 4 मराठी थे वो निकल गए, 5वां है वो 7 साल से उसके पहले वाला भी 5-7 साल रहा, जी उत्तर भारतीय था। सर क्या करे अभी सब जगह। मेरे दोस्त की एक फैक्ट्री है वहाँ पे सर, ये भट्टी का काम होता है। वो बोला कोई मराठी आदमी करता ही नहीं है, ये बांग्लादेशी मुसलमान करते हैं, तो उनको लेना ही पड़ता है मुझे। जी। तो वो बात छोड़ो, वो बात हम अलग सर भटके गए। सर सादी चीज़ें, मैं रास्ते पे मैं कभी कभी सोचता हूँ उत्तर भारतीयों को मुंबई में और थाना में ना एक दिन स्ट्राइक करना चाहिए कि उस दिन उत्तर भारतीय कोई काम नहीं करेगा, रिक्शा नहीं चलेगा, फेरी वाला नहीं बन के आएगा, ये नहीं आएगा। तो पूरी मुंबई है ना, वो बाला साहब ठाकरे और ये तुम्हारे मुंबई बंद करने वाले सब नेता है ना, वो बंद करने से जितना इफेक्ट नहीं आता है, वो खाली उत्तर भारतीय लोगों ने एक दिन बंद रखा तो पूरी मुंबई ठप हो जाएगी सर, पूरी मुंबई ठप हो जाएगी। उनकी ताकत है, मगर वो हमारे कृपा शंकर वगैरह जो वो सत्ता के पीछे लग गए, वो क्या बीजेपी में गए, कांग्रेस में गए, उधर गए, वो उनका ध्यान सत्ता की तरफ है, उनका लोगों की तरफ नहीं है। मैं कृपा शंकर जी से भी ओपनली शिकायत करता हूँ कि आप उत्तर भारतीयों के बड़े नेता इसलिए नहीं बने क्योंकि आप उत्तर भारतीयों के नहीं रहे, आप उत्तर भारतीय नेताओं के रहे। हाँ, आप दिल्ली से भी जो आएगा उसकी स्तुति और इसमें तो इनके बारे में थाना में सर कैसे है ना, थाना में भी उत्तर भारतीयों की पर्याप्त संस्थाएं, संख्या है, उनको भी कोई लीडर चाहिए। मैं तो पहले सोचता आपको ही लीडर बना दो मगर आप पत्रकार है और आपका जो एक नेचर है वो एक एग्रेसिव लीडर का नहीं है। जी, आप लीडर नहीं हो सकते। मगर संजय पांडे के बारे में जब मैंने सुना है, मेरे को लगता है कि उत्तर भारतीयों का कम से कम थाना में वो नेतृत्व अनेक अंगों से कर सकते हैं और सांस्कृतिक कर सकते हैं, कल्चरल इसमें रहते हैं। सर उनकी और मेरी और उनका बेटा क्या नाम बोला, नील, उसकी मुलाकात हुई थी बाबा रामदेव के प्रोग्राम के समय, वहाँ पे वो मिले थे। वो नील को मैं जानता नहीं था वो कौन है क्या है, उसको देखा मैं बहुत इंप्रेस हो गया। बोले ये कौन है, हैंडसम फिल्म वाला आ गया है। तो मैंने किसी को पूछा ये कौन है, बोले ये है नीश ना, नील पांडे है। मैं बोले इसका पोस्टर लगता है क्या किधर, बोले हाँ। मैं बोला इसके पिताजी संजय पांडे है क्या, बोले हाँ। मैं बोला बहुत अच्छा खासा व्यक्तिमत्व है इसका, ये अगर आगे बढ़ेगा कल्चरल छोड़ के या कल्चर के साथ साथ पॉलिटिक्स में तो इसका भविष्य भी उत्तम होगा। और मैं सर थोड़ा सा उसको ज्योतिष नहीं बोलूँगा, इंट्यूशन ही बोलता हूँ मैं, क्योंकि लोग पीछे पड़ जाते हैं मेरा ज्योतिष बताओ, मेरा भविष्य बताओ। मगर मैं बोलता हूँ कि अगले 10-15 साल में
थाना में जी जो लोगों का, उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करके ये हो सकता है, उतनी ताकत, उतनी हैसियत संजय और नील में मुझे दिखती है। तो संजय पांडे जी को भी अभी चाहिए कि वो थोड़ा ढीलापन छोड़ दे और लग जाए काम पे, और उनको, और उत्तर भारतीयों को एक नेता की जरूरत है। सर मराठी लोगों के नेता बहुत हैं जी, है ना, शिंदे साहब हैं, यहाँ के भी मन से अविनाश जाधव से लेके बहुत सारे हैं, पर उत्तर भारतीयों का नेता मुझे एक बताओ बोले तो अपने को दूसरा कोई नाम नहीं आता है। इसका भी आता है मगर दूसरे किसी का नाम नहीं आता है। तो मैं संजय पांडे जी को रिक्वेस्ट करूंगा पूरे उत्तर भारतीयों की ओर से, जबकि मैं मराठी मानुस हूँ जी, कि उनको भी एक नेतृत्व की जरूरत है और आप उनको संगठित करो। हमारा जो मुद्दा भारत का चैनल है उसका आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, और थाना में उत्तर भारतीयों का राजकीय प्रभाव भी होना चाहिए। बिल्कुल सर पदाधिकारियों में किसी भी पार्टी के आपके की रोल की भूमिका में रहना चाहिए, नहीं, उनको होना चाहिए, की रोल में रखना चाहिए। और अभी तो आप शिंदे साहब के साथ में हैं, तो मैं शिंदे साहब को भी कभी अभी मिलता ही रहता हूं, तो उनको बोलूँगा तो बिल्कुल आपका जिक्र करूँगा। मैं बोलूँगा यहाँ एक भाग्य रत्न है उत्तर भारतीयों का, यार उसके ऊपर आप ध्यान दो और उसको सही जगह सही मौका दो, तो वो दे देंगे आपको। मैं इतना प्रॉमिस आपको उनकी तरफ से कर सकता हूँ, क्योंकि उनको मैं जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। उनको मालूम है मैं ऐसे ही किसी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी का नाम नहीं लेता हूँ। नाम लूँगा तो अभी इन्होंने आपकी इतनी तारीफ की, तो बोले उत्तर भारतीयों के लिए यही सही नेता है, और अपने को, आपने डीए साहब को धर्मवीर बनाया है, तो अभी ये एक कर्मवीर है उत्तर भारतीयों का, उसके पीछे भी आपको खड़ा रहना चाहिए करके। संजय जी, आज मैंने आपको ये सपोर्ट वाला वीडियो जो इनको बनाना था उसमें शरीक हुआ। पहले मैं उनको बोला था आप बोलिए, वो आप उनको बहुत करीब से जानते हैं, आप जानते हैं वो कितने समाज सेवक है, कितनी उन्होंने लोगों को मदद की है। तो बोले नहीं आप भी आ जाओ, क्योंकि आपका भी उसके ऊपर मुहर लगना जरूरी है, इसलिए मैंने आपकी मुहर लगा दिया। शिंदे साहब भी बात करूँगा, मगर आपको आगे आना चाहिए। देखो कृष्ण बहुत मिलते हैं, अर्जुन नहीं मिलेगा लड़ने वाला, तो आप अर्जुन बन के चलिए, कृष्ण आपको एकनाथ जी शिंदे के रूप में मिल जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय हिंद।